प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारे क्लास 12th का लेक्चर नंबर है 4, चैप्टर नंबर 2, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले के वीडियोस के अंदर हमने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा और सबसे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी वो हमने डाली थी कि गॉस लॉ की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है। पहले चैप्टर में जो चीजें हम पढ़ के आए हैं उसको आगे बढ़ाते हुए जहां पर कूलॉम नियम फेल हो जाता है वहां पर आवश्यकता होती है गॉस नियम की, और इसी के बारे में सारी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्या उसका फिजिकल डेफिनेशन है, क्या उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। और आज मैं आपको अपनी जो बुक है आरबीएससी की, उसमें विद्युत फ्लक्स के ऊपर रिलेटेड 2 या 3 एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे आपको आगे के चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी और जो अपने टॉपिक्स इससे रिलेटेड आएंगे उसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आगे शेयर जरूर कर दीजिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। लेक्चर नंबर है 4, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आरबीएससी बुक है अपनी राजस्थान बोर्ड की, उसमें एग्जाम्पल है अपना 2.1, 2.2, 2.3, 3 एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। यहाँ पर एग्जाम्पल 2.1 जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दी गई है और एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश की वैल्यू दी गई है। उसकी सहायता से आपको फ्लक्स बताना है। काफी आसान न्यूमेरिकल है, यह एग्जाम्पल है और इसको प्रत्येक विद्यार्थी कर सकता है। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल 2.2 की। काफी इंपॉर्टेंट है, आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। इसमें क्या कहा गया है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल एक समरूप विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, और उसके अंदर एक बेलन को रखा गया। इस प्रकार से रखा गया कि बेलन की जो अक्ष है वो अक्ष उस विद्युत क्षेत्र के अपने अनुदिश है, यानी उसकी अक्ष जो है अनुदिश है। आपको ये बताना है कि उस बेलन के अंदर से पारित विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, शून्य है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2.2 हमारे पास बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी कंडीशन है जिसमें पहले हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया, बिल्कुल समरूप विद्युत क्षेत्र। आप जानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, पहले चैप्टर हमने पढ़ लिया था, ई वेक्टर। इसके अंदर ये बेलन हमने पुट कर दिया और बेलन को इस प्रकार से पुट करना है, जैसे मान लीजिए ये जो आपका मार्कर है, मान लेता हूं बेलन ही है यहाँ पे। इस बेलन को इस प्रकार से पुट करना है, यानी कि इसकी अक्ष जो है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रहे। ऐसे हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि फिर इसकी अक्ष जो है उसके लंबवत होगी। हमें जो कथन में कहा गया, न्यूमेरिकल में कहा गया, वही करना है। जब हमने इसको इस प्रकार से पुट कर दिया है तो हमारे पास ये बेलन जो है ये इसके बिल्कुल समांतर हो जाएगा। और इस बेलन में 3 पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे मुख्य रूप से। एक पृष्ठ जो आपका है वो है ये वाला, जिसे मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया S1। एक पृष्ठ है ये वाला जिसको मैंने कह दिया S2, और तीसरा पृष्ठ वो है इसका वक्र पृष्ठ, यानी कि ये वाला भाग, एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया और एक ये टोटल ये वक्र पृष्ठ हो गया। अब ये पूरा टोटल वक्र पृष्ठ है, इसको मैंने कह दिया S3। अब देखिए ये जो S3 है ये टोटल इतना है पृष्ठ, और इसमें हमें बताने के लिए हमें इसका पार्ट लेना पड़ेगा। अल्पांश मान लेते हैं, मैंने यहां से इतना पार्ट ले लिया इस वक्र पृष्ठ का, और इस पार्ट पे जब एरिया वेक्टर निकालूंगा तो मैं ये पहले बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। आप कहीं भी ले सकते हैं इस वक्र पृष्ठ पे, वो एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी आप यहां भी दिखा सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हैं, नीचे की साइड में भी दिखा सकते हैं, इसके बैक साइड में और सामने की साइड में भी दिखा सकते हैं। लेकिन हमारे पास डायग्राम 2D में है तो हम यहाँ पर अप और डाउन में ही दिखा सकते हैं, आगे और पीछे नहीं दिखा सकते हैं। अब ये 3 पृष्ठ हो गए इसके, ये 3 पृष्ठों में हमने विभाजित कर दिया बेलन को। अब आप ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर एरिया वेक्टर दिखाना होगा। आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था, जो आपका वर्ताकार पृष्ठ दिखाई दे रहे बेलन का, यहाँ इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। जो S1 इसको मैंने नाम दिया, और इसको जो मैं नाम दूंगा DS वेक्टर मैं कह देता हूं, DS1 वेक्टर मान लो मैंने इसको कह दिया।
ds1। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया S1 पृष्ठ के रिस्पेक्ट में। ये S2 है तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ds2। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड में, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखना, हमें पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ये 3D है बैलेंस, 3D में हमेशा पृष्ठ के बाहर की ओर लिया जाएगा एरिया वेक्टर। और तीसरा जो आपका ये हो गया, यहाँ पर S3 कह देता हूं, और ये हो गया ds3। अब इस बेलन के अंदर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इन तीनों पृष्ठों से माना जाएगा, तीनों पृष्ठों का टोटल इसमें योगदान होगा, हमें यही बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि बेलन जो है उसको हमने 3 पृष्ठों में तोड़ लिया, S1 S2 S3, जिसमें 2 तो वृत्ताकार पृष्ठ हैं, ये वाले और ये वाले, और एक जो S3 है वो एक वक्र पृष्ठ है। तो हम जो फॉर्मूला देते हैं अपना फ्लक्स का, फाई बराबर किसी भी पृष्ठ के लिए, सरफेस के लिए, ई वेक्टर मैंने आपको बताया था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। यहां पर डी ए बताया था मैंने, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, और मैंने ये भी कहा था कि आप पृष्ठ जो है उसको, सरफेस को एस से भी लिख सकते हैं और ए से भी डिनोट कर सकते हैं। जब आप इसके एरिया की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड लग जाएगा, एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो आप उसमें वेक्टर का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एस लिया तो मैं यहाँ पे एस से रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो टोटल है, इसका टोटल आप कह सकते हैं टोटल 5, और हमारे पास ये जो ds यहाँ पर है वो 3 भागों में विभाजित है, एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग तोड़ने के लिए मैं पहले इस प्रकार से इसको लिखूंगा, S1 यानी S1 के रिस्पेक्ट में क्या है, E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, ठीक है, प्लस के, ये तो S1 के लिए हो गया। S2 के लिए क्या होगा, S2 रिस्पेक्ट में E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, और प्लस में तीसरा कौन सा हो गया, S3, S3 में कौन सा होगा, E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होता है, एरिया वेक्टर के साथ। अब मैं इसको एरिया वेक्टर को यहाँ पे जो अपना डॉट प्रोडक्ट है उसको मैं खोल देता हूं। तो ई ए कोस थीटा होता है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, S1 ई ds1 कोस थीटा प्लस के S2 ई ds2 कोस थीटा प्लस के S3 ई ds3 और कोस थीटा। इतना काम करने के बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि एंगल कहां बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर के बीच में और आपका जो सरफेस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। पहले केस में आप देखेंगे कि जो S1 और यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में जो विद्युत क्षेत्र है इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ds1 की, और उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर है, यानी 0 डिग्री का कोण इसमें बढ़ रहा है। तो यहां पर कोस 0 आ जाएगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थीटा बराबर 0 बढ़ रहा है। फिर बात करूं मैं S2 के लिए, तो S2 में देखें ds2, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, यानी एक दूसरे के साथ 180 का एंगल ये बनाते हैं। तो यहाँ पर कोस जो है वो थीटा बराबर 180 होगा। अब हम बात करें S3 पृष्ठ की, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो ds3 है आपका वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो पद है उसमें थीटा होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे कोस 90 जब आएगा तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी ये तो खत्म ही हो गया, ये तो 0 वैल्यू देगा। यहां पर आप देखें तो फाई बराबर, यहाँ पे कोस 0 मैं करूंगा तो कोस 0 करने से मेरे को 1 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या देगा, S1 ई ds1 प्लस के, यहां पर आप देखेंगे कि जो कोस 180 है और कोस 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो मैं इसको माइनस बना देता हूं, और ये है S2 और यहाँ पे क्या देगा, ई ds2 आ गया, ई ds2। अब ये जो फ्लक्स का मान आया इसके अंदर हमारे पास 2 पृष्ठ बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमारे पास यहाँ पर ये एरिया वेक्टर नहीं बचा, ये एरिया वेक्टर नहीं है, ये एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी जो इस वृत्ताकार पृष्ठ का एरिया होगा वो है, और आपको दिखाई दे रहा है, और आप
बेसिकली जानते भी हैं कि ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है बेलन के, वो दोनों साइड के बराबर ही होंगी, यानी उनका एरिया तो सेम होगा अनुप्रस्थ काट। तो ds1 किसके बराबर होगा? ds2 के बराबर होगा इस कंडीशन में एक बेलन के लिए। ये जो एरिया है, मैग्नीट्यूड है, वर्ताकार पृष्ठ है, अगर इसकी r रेडियस होती तो आप इसे पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता, यानी ds1 की वैल्यू भी पाई आर स्क्वायर होती और ds2 की भी पाई आर स्क्वायर होती। यानी इस कंडीशन में जब हमारे पास रेडियस का कोई चर्चा नहीं है तो ये दोनों बराबर हैं, और बराबर होने से इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई बराबर 0 आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था कि विद्युत फ्लक्स है वो इसमें फाई बराबर 0 होता है। अब ये तो इसकी थ्योरेटिकल बातें होगी, इसका एक फिजिकल डेफिनेशन भी है कि ये फाई बराबर 0 आने का अर्थ क्या हुआ। यहाँ पर अर्थ इसका ये हुआ कि जब एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो बराबर ये अनुप्रस्थ काट है दोनों तरफ, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड में आ रही हैं वो इतने एरिया के अंदर जाएंगी, इसको क्रॉस करेंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर निकल जाएंगी। सेम एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या जो होती है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संख्या, उसी को तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं फिजिकल में। तो जितना फ्लक्स जो है इसमें इंटर करेगा उतना ही विद्युत फ्लक्स इससे पास हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस वजह से नेट विद्युत फ्लक्स इसमें क्या होगा? 0 होगा। ये आपका न्यूमेरिकल था, एग्जाम्पल था 2.2, काफी इंपोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.3 की। एग्जाम्पल 2.3 में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट है। वो शीट एक 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखी गई है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी गई है। और इस प्रकार से रखा गया है कि उस वर्ताकार शीट का जो तल है वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको बताना है कि उससे जो पारित विद्युत फ्लक्स है उसका मान है क्या होगा। देखिए शुरू करते हैं इसको। R बराबर आपको दिया 5 सेंटीमीटर, वर्ताकार शीट की त्रिज्या कितनी दी? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब आप न्यूमेरिकल हल करते हैं तो एमकेएस पद्धति में आपको चेंज करना ही होता है, कभी भी आपको चाहे न बोला जाए तो भी। तो यहाँ पे मैं मीटर में चेंज करूंगा इसको, तो 5 गुणा 10 की -2 मीटर हो गया ये, बाकी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ये वोल्ट प्रति मीटर में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो आप इसको क्या ये समझेंगे कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट थीटा दे दिया तो जो फ्लक्स की आप डेफिनेशन लगाएंगे फाई बराबर E कोस थीटा, तो क्या थीटा 30 डिग्री है? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल में आप ध्यान से पढ़िए, आपको कहा गया कि जो तल है वर्ताकार शीट का वो 30 डिग्री की कोण पर है। एरिया वेक्टर का कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन थीटा जो है वो एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल होता है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए आप, मान लीजिए ये वर्ताकार शीट है, वर्ताकार तो नहीं है लेकिन आपको मानना है वर्ताकार शीट है मान लीजिए। तो इसका एरिया वेक्टर किस प्रकार से होगा? इसका एरिया वेक्टर इस प्रकार से होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कोई भी शीट है, कोई भी पृष्ठ है, उसके एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इस प्रकार से होगा। अगर ये शीट जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के तल में होती इस प्रकार से, तो एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कहा गया ये जो शीट है वो 30 डिग्री कोण बनाती है, किससे? इस विद्युत क्षेत्र से। तो जब ये पृष्ठ नीचे की तरफ जाएगा 30 डिग्री, तो ये तो इसके साथ 90 डिग्री पे ही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे रहे, शीट घूम जाए, ये इसके बीच का एंगल कभी नहीं बढ़ेगा, ये इसके साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अगर ये इधर जाती है तो इस प्रकार ऐसे इसके साथ ही जाएगा, यानी इस पृष्ठ के 90 डिग्री के साथ एंगल हमेशा ही बनाएगा। तो जैसे ही सीट जो है 30 डिग्री नीचे जाएगी तो ये जो है इसकी पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री कम आ जाएगी। यानी पहले 90 डिग्री थी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लेन में जब था, और नीचे आया तो 90 डिग्री से ये उस पास में आ गया, यानी 30 डिग्री जब नीचे गया पृष्ठ, तो 90 - 30 यानी कितने डिग्री का एंगल बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का? 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री। अब वो 60 डिग्री पर है, यानी यहां पे आपको फॉर्मूले में जो थीटा रखना होगा वो 60 डिग्री रखना होगा, कोस 60 आएगा। और कोस 60 का मान 1/2 होता है, बाकी वैल्यू आपके पास दे रखी है, आप इसको हल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आया होगा कि ये सीट मैंने ऐसे घुमाई 30 डिग्री पे, मैं इसको ऐसे भी तो घुमा सकता था, इसमें कहा तो नहीं गया कि हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता
तो भी एंगल तो बनता, लेकिन 120 डिग्री का बनता, क्योंकि 90 में पहले 30 को घुमाऊंगा तो 90 प्लस के 30 120। फर्क क्या आता, कोस 120 का मान -1/2 होता है। जो रिजल्ट आपका इस कंडीशन में आएगा वो रिजल्ट माइनस में आ जाएगा ऊपर की तरफ घुमाने पे। और हमें सिर्फ इतना ही पता लगेगा कि इस कंडीशन में अगर फ्लक्स पॉजिटिव आता है तो वो फ्लक्स निर्गत है पृष्ठ से, और अगर जो फ्लक्स है वो नेगेटिव आता है इसका मतलब है वो पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है। बस इतना ही पता लगेगा हमें, बाकी वैल्यू हमारी मैग्नीट्यूड है वो बराबर रहेंगी।